बिहार में प्रवेश करती है और जा करके आरा में गंगा से मिल जाती है, आरा के पास। ये आरा कौन लिखा है? ये आरा NCERT लिखा है। आरा कौन लिखा है? ये आरा NCERT लिखा है साथियों। NCERT आप पढ़िएगा क्लास 9वां या 11वां का, तो आप देखिएगा कि सोन नदी आरा के पास आपका मिल जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। गंगा में ध्यान दीजिएगा, यहां गंगा में मिलने से पूर्व कौन सी नदी स्वयं डेल्टा का निर्माण करती है? तो ये कोसी नदी है साथियों। तो कोसी नदी जो है, याद रखिएगा, कोसी नदी गंगा से मिलने से पहले, गंगा से मिलने से पहले, याद रखिएगा, मिलने से पहले जो है, मिलने से पहले किससे मिलती है? मिलने से पहले आपकी किससे मिलती है? तो आपकी मिलने से पहले डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। ये नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? नेपाल में यह नदी सप्तकोसी से जानी जाती है। किससे? सप्तकोसी से जानी जाती है, सप्तकोसी के नाम से। और इसकी मुख्य सहायक कौन है? अरुण नदी, भोटे नदी, भोटे कोसी, अरुण कोसी, भोटे कोसी, ताम कोसी, ये सभी इसकी सहायक नदी है। आगे बढ़े साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। देख सकते हैं कि सभी की लंबाई अभी तुरंत हमने करवा दिया था। कोसी नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर है। तो यहां आपको डिटेल दे दी है। प्लीज घर पे जाकर के एक बार ये सभी का नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है। ये एग्जैक्ट लंबाई बहुत जगहों पर आपको कहीं नहीं मिलेगी, केवल यही मिलेगा। तो यहां से नोट्स आप बना लीजिएगा। बहुत मेहनत से ये खोजा गया है और परखा गया है और तब जाकर के लिखा गया है। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन। और एक बात और सभी लोगों को बता देते हैं कि अभी बिहार का जलवायु बचा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार के खनिज बचे हुए हैं जो सबसे ज्यादा परीक्षा में आता है। और बिहार की कृषि TRE 3 वाले जिनका पेपर कैंसिल हुआ था, चाहे वो PRT के हो या 6 to 8 हो, आपको शायद याद होगा कि बिहार के जो फसल हैं, बिहार के खनिज पानी पसीना छोड़ा दिए थे। तो अभी बिहार का फसल, बिहार की कृषि, बिहार के खनिज मुख्य चीजें बची हुई हैं। तो एकदम बने रहिए। कुल क्वेश्चन है 81, 81 क्वेश्चन है आज, 81 क्वेश्चन है। और अभी हम लोग हैं कुल कौन से क्वेश्चन नंबर पे? हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी 37 पे है। तो 81 क्वेश्चन है। एकदम शांति से बने रहिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में बहुत कुछ छुपा हुआ है जो रिकॉर्डेड में आपको नहीं मिलेगा। रिकॉर्डेड में आप भले ही क्वेश्चन देख सकते हैं, उसका आंसर देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन आपसे छूट जाएगा। और याद रखिएगा, ज्योग्राफी, भूगोल में और खास करके मेरा क्लास एक्सप्लेनेशन पर टिका होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम बताते हैं। तो एकदम बने रहिए, बहुत कुछ अभी पढ़ना बाकी है। गंडक नदी की बात करते हैं। गंडक नदी बिहार की सीमा में कहां मिलती है? वाल्मीकि नगर, छपरा, सोनपुर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगी सोनपुर। और सोनपुर कहां है? तो वैशाली जिला। तो वैशाली जिला में ही आपके सोनपुर है। तो सोनपुर वैशाली जिला में जाकर के गंडकी नदी मिल जाती है। अगर गंडकी नदी की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि गंडकी नदी जो है आपके नेपाल से निकलती है और ये पश्चिम चंपारण से प्रवेश करते हुए ये जा करके आपकी किस नदी में? तो गंगा नदी में मिल जाती है। याद रखिएगा, गंगा नदी में। और जिस स्थान पर ये संगम बनाती है गंगा से, इस स्थान को हम लोग सोनपुर कहते हैं। सोनपुर कहते हैं, याद रखिएगा। इस स्थान को क्या कहेंगे? सोनपुर कहेंगे। तो सोनपुर में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है कौन सी नदी? आपकी गंडकी नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। अब सबसे पहली बात है कि गंडक नदी प्रवेश कहां से की? तो गंडक नदी जो है आपकी पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती है बिहार में। पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती है बिहार में, प्रवेश करती है बिहार में। याद रखिएगा, करती है बिहार में। और ये जाकर के कहां? सोनपुर। सोनपुर कहां है? वैशाली साथियों। तो वैशाली जिले में
वैशाली जिले में जाकर सोनपुर के पास जाकर के ये नदी मिल जाती है, और जहां ये सोनपुर से मिलती है यहीं पर सोनपुर मेला लगता है। सोनपुर मेला लगता है, याद रखिएगा, यहीं संगम पर सोनपुर मेला लगता है। तो ये आपकी गंडकी नदी के बारे में हम बात कर रहे थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कौन सा है? तो छोटा नागपुर का पठार, अमरकंटक, कैमूर। तो छोटा नागपुर के पठार से यह नदी निकलती है, और हम पुनपुन के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से थोड़ा सा बता देते हैं। पुनपुन नदी जो है, पुनपुन नदी आपका कहां से निकलती है? तो पलामू के पठार से, पलामू पठार, और पलामू के पठार से ये आपके औरंगाबाद में प्रवेश करती है, बिहार में औरंगाबाद, और औरंगाबाद से यह जाकर के पटना के फतुआ में, याद रखना है, फतुआ में जाकर के गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है, आप देख सकते हैं। और इसकी लंबाई भी आपको बताए थे, कितनी लंबाई है पुनपुन की? तो 235, बिहार में इसकी लंबाई जो है 235 किलोमीटर है, और ये वर्षा आधारित नदी है, वर्षा आधारित नदी है, याद रखिएगा, वर्षा आधारित नदी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों कि उत्तर बिहार की कौन सी नदी बिहार की सबसे बड़ी पश्चिम में गंगा से मिलती है? याद रखिएगा, उत्तर बिहार की कौन सी नदी बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा से मिलती है? सबसे पश्चिम में तो कौन सी नदी? गंडक, घाघरा, पुनपुन, एक से अधिक इनसे नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा घाघरा। तो उत्तर में याद रखिएगा, उत्तर में सबसे पश्चिमी नदी कौन है? तो याद रखिएगा, सबसे पश्चिमी नदी जो है उत्तर में घाघरा है, घाघरा। और दक्षिण में कौन है? घाघरा नदी। और दक्षिण में कौन है? तो जल्दी से बताइए, दक्षिण में कौन है? तो दक्षिण में आपकी कर्मनासा, कर्मनासा नदी जो है ये सबसे दक्षिण में पश्चिमी नदी है। तो दक्षिण में पश्चिमी नदी कौन है? कर्मनासा। और उत्तर में कौन है? तो आपकी घाघरा नदी। तो याद रखिएगा, कर्मनासा नदी जो है ऐसे निकलती है, कर्मनासा नदी, ये आपकी कर्मनासा है, और ये है आपकी पुनपुन, सॉरी घाघरा। तो ये आपकी घाघरा है, तो ये है गंगा। तो गंगा से याद रखिएगा यहां आपकी रिविलगंज में मिल रही है, कौन से? रिविलगंज में, रिविलगंज छपरा के पास, छपरा के पास। ये उत्तर की सबसे पश्चिमी नदी है। और यहां कौन सी नदी है? कर्मनासा। कर्मनासा कहाँ मिलती है? तो चौसा में, बक्सर के चौसा में, चौसा में, बक्सर के। सबसे पूर्वी नदी कौन है उत्तर का? तो याद रखिएगा, उत्तर का सबसे पूर्वी नदी है महानंदा। उत्तर का सबसे पूर्वी नदी कौन है? तो उत्तर का सबसे पूर्वी नदी है महानंदा। तो याद रखिएगा, पूर्वोत्तम नदी जो है, पूर्वोत्तम नदी, उत्तर का पूर्वोत्तम नदी, पूर्वोत्तम नदी उत्तर की पूर्वोत्तम नदी महानंदा है, महानंदा। क्लियर है? महानंदा नदी। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे नव सृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजनोपरांत बना है? तो 38वां जिला बिहार का कौन है? 38वां जिला, तो बिहार का 38वां जिला है अरवल। ये किसके टूटने उपरांत बना है? अरवल जो है ये किससे अलग होकर के बना है? क्या गया, रोहतास या पटना? तो याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ई इसका सही जवाब होगा। अरवल जो है जहानाबाद से टूटकर, जहानाबाद से अलग होकर बना है,
अलग होकर बना है। तो जो कि ये सबसे नया क्वेश्चन आ सकता है। तो बना है, कब बना है, जहानाबाद से कब अलग हुआ था, 2001 में अलग हुआ था, 2001 में अलग हुआ था, याद रखिएगा। तो जहानाबाद से ही अलग होकर के अरवल जिला 38वां जिला बना है, बिहार का 38वां जिला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं। तो बिहार के उत्तरी भाग में, बिहार के दक्षिणी नहीं, बिहार के उत्तरी मैदान की बात कर रहा है। और अभी तुरंत आपको बताए थे कि उत्तरी मैदान में इसे हम लोग दियारा कहते हैं। क्या कहते हैं, दियारा कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण के रूप में हाजीपुर दियारा हो गया। तो उत्तरी मैदान जो 6 महीना 7 महीना आपका जो है पानी से भरा हुआ होता है, उसे हम लोग दियारा कहते हैं। ये दक्षिण मैदान में होगा, दक्षिण मैदान में, याद रखिएगा। दक्षिण मैदान में पानी से भरा हुआ क्षेत्र को ताल कहते हैं। तो दक्षिण मैदान में हम लोग, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये वाला आपका गंगा हो गया, ये गंगा हो जाएगा, ये गंगा हो गया, ये गंगा। और उत्तरी वाले भूमि में यहां चौर देखने को मिलेगा, चौर देखने को मिलेगा, चौर, चौर देखने को मिलेगा। ये हमेशा पानी से भरा रहता है, हमेशा जल ग्रसित रहता है, जल ग्रसित, याद रखिएगा, जल ग्रसित होता है। फिर यहाँ दियारा देखने को मिलेगा, दियारा, दियारा क्षेत्र। और नीचे आपको देखने को मिलेगा ताल क्षेत्र, ताल भूमि या ताल क्षेत्र देखने को मिलेगा दक्षिण बिहार में, दक्षिण बिहार में। जैसे उदाहरण के रूप में मोकामा ताल, क्या होगा, मोकामा, उदाहरण के रूप में आपका हो जाएगा मोकामा ताल, मोकामा ताल। और ऊपर में उदाहरण के रूप में क्या हो जाएगा, हाजीपुर दियारा, हाजीपुर दियारा, उत्तर बिहार में, उत्तर बिहार में। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ डेटा आपके लिए लाए हैं, सभी लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा। कुछ डेटा आप लोग के लिए लाए हैं, और बोले ना जो हमारे साथ बने रहेंगे उन्हीं को पता चलेगा कि क्या वो सीखे हैं और क्या उन्हें मिला है, और जो हमारे साथ नहीं बने रहेंगे उन्हीं को पता चलेगा कि वो क्या नुकसान में रहे हैं। तो देखिए इस तरह के डेटा आपको देते रहेंगे, याद रखिएगा। तो कृषि में राज्य करीब 77% लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि लगभग 77% लोग बिहार के कृषि में जुड़े हुए हैं। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र 5446 मिलियन हेक्टेयर है। बिहार की कृषि बिहार के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि बिहार में कृषि का विकास बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी कि जीएसवीए कृषि और पशुपालन क्षेत्र में आपका 20% है, यानी कि भारत का अगर बात करें तो इसका हिस्सेदारी क्या है, आपका 20% है कृषि का, याद रखिएगा। फसल क्षेत्र बिहार में कितना है, 11.1 है। पशुधन कितना है, 6.6% है। मत्स्य खेत और जलकृत क्षेत्र कितना है, जल कृषि 1.8 है। ये डेटा है, प्लीज इसे रट लीजिएगा, ये आपके परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के डेटाज आपके परीक्षा में आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला प्रथम है, तो याद रखिएगा इसमें से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, रोहतास हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। तो बिहार का रोहतास जो है ये चावल का अग्रगणी है। भारत कौन से नंबर पे आता है, तो भारत जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, पहला नंबर पे आता है चीन। तो याद रखिएगा चावल में, चावल क्या है, तो चावल एक खरीफ है, चावल एक खरीफ फसल है, खरीफ फसल। और खरीफ फसल की जो बुआई है ये कब की जाती है बिहार में,
तो जून माह से शुरू हो जाती है, जून माह से शुरू हो जाती है और जुलाई तक बिहार में इसकी बुआई होती है, जुलाई तक, जून जुलाई तक इसकी बुआई होती है, जुलाई तक। और बिहार में हम कहाँ का बात कर रहे हैं, बिहार का बात कर रहे हैं। और कटाई इसकी याद रखिएगा सितंबर अक्टूबर में कटाई हो जाती है, सितंबर अक्टूबर में इसकी बिहार में कटाई हो जाती है, याद रखिएगा। तो ये बुआई है, बुआई, और ये कटाई है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, गेहूं उत्पादन की दृष्टि में बिहार कौन सा जिला प्रथम है? तो पटना, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। गेहूं के उत्पादन में याद रखिएगा, गेहूं के उत्पादन में हमारा बिहार का रोहतास जिला सबसे अधिक है, अग्रगणी है। तो रोहतास जिला, तो रोहतास जिला सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करता है। भारत जो है गेहूं में, भारत गेहूं में दूसरे नंबर पे है, सेकंड पोजीशन पे है। पहला पोजीशन पर आपका चीन है। गेहूं जो है एक रबी फसल है, याद रखिएगा। ये क्या है, एक रबी फसल है, रबी फसल यानी कि ग्रीष्मकालीन नहीं, शीतकालीन फसल, शीतकालीन फसल। और शीतकालीन फसल, इसको बिहार में किससे सिंचाई मिलती है? तो बिहार में इसे पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ से जल मिलता है, पश्चिमी विक्षोभ से जल मिलता है, पश्चिमी विक्षोभ से जल मिलता है, सिंचाई होती है, याद रखिएगा, सिंचाई होती है, सिंचाई, ठीक है ना, प्लस नहर से। क्लियर है, आगे बढ़े। गन्ना उत्पादन की दृष्टि में बिहार का कौन सा जिला सबसे पहला है? तो पटना, कैमूर, पूर्वी चंपारण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, तो आपका इनमें से कोई नहीं होगा। क्योंकि गन्ना की खेती में याद रखिएगा, गन्ना की खेती में जो है हमारा भारत जो है सबसे पहले बिहार का पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण सबसे अग्रगणी है। चंपारण जो है सबसे हाईएस्ट नंबर पे, चंपारण सबसे ज्यादा उगाता है पश्चिम चंपारण गन्ना में। और भारत जो है गन्ना में आपका दूसरा पोजीशन पे है, दूसरा पोजीशन पे है। पहला पे है ब्राजील, पहला पे है ब्राजील। तो ब्राजील जो है वो पहला नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है ब्राजील। आपको बात करें तो गन्ना एक रोपण कृषि है, गन्ना क्या है, एक रोपण कृषि है, रोपण कृषि। और रोपण कृषि के साथ साथ ये आपका वाणिज्य कृषि भी है, याद रखिएगा, वाणिज्य कृषि, वाणिज्य कृषि, कृषि यानी कि नगदी फसल, क्या है, नगदी, नगदी फसल है, नगदी फसल, कैश क्रॉप कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, कैश क्रॉप कह सकते हैं। और क्वेश्चन एक और आता है कि कौन सा वार्षिक फसल कहलाता है? तो वार्षिक फसल भी हम लोग गन्ना को कहते हैं, वार्षिक फसल भी हम लोग गन्ना को कहते हैं। वार्षिक यानी कि एक साल लगता है गन्ना में, एक बात याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़। नगदी, नगदी, नगद, नगद